अब हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। पर चर्चा करने से पहले मैं दो वर्ड्स तो क्लियर ही कर दूं, क्योंकि ये बीच में यूज होते हैं और बच्चे परेशान होते हैं। एक है लॉन्ग। जब हम डेरिवेटिव्स या स्टॉक मार्केट के टर्म्स में कहते हैं ना कि मैंने लॉन्ग किया है, तो इसका मतलब मैंने बाय किया है। शॉर्ट किया है मतलब सेल किया है। एक्चुअली ये आप कहोगे यार ये कैसे वर्ड है, मजा ही नहीं आ रहा, अजीब सा भाषा है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा करना। लॉन्ग मतलब लंबा होता है ना, बड़ा करना के लिए। और शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा करना। अब मेरे पास शेयर है, 1000 शेयर है, मैंने सेल किए, तो मेरे पास जो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है वो छोटी हो गई ना, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? शॉर्ट। अगर कैच करने की कोशिश करो, लॉन्ग मतलब क्या होता है? बढ़ाना, लंबा करना। यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम, आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मेरे पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं ना, तो वहां से वर्ड आ गया लॉन्ग। यानी सेल करने से मेरी होल्डिंग शॉर्ट हो जाती है और बाय करने से मेरी होल्डिंग वो बढ़ जाती है। इसलिए बाय वर्ड हम डिनोट करते हैं स्टॉक मार्केट से, लॉन्ग से, और शॉर्ट वर्ड को स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करती है सेल, लॉन्ग रिप्रेजेंट करता है बाय। तो इससे आपको कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा, और मैंने वर्ड को जस्टिफाई भी कर दिया आपके लिए, अगर आप देखेंगे। अब एक डेरिवेटिव है भाई साहब, आदमी की आत्मा हिल जाती है, उसे समझ में नहीं आता डेरिवेटिव है क्या। तो आइए मैं आपको डेरिवेटिव को एक चर्चा से, एग्जांपल से करता हूं। और जैसे मैं बैठा हूं, मैंने कहा यार कनिका गोल्ड की वैल्यू गिर जाएगी। कनिका कहती नहीं नहीं सर कैसी बात कर रहे, गोल्ड तो बढ़ जाएगा। मैंने कहा और शर्त लगा ले, आओ शर्त लगा ले। अब ये जो शर्त लगाने वाली प्रक्रिया है ना, ये बेसिकली डेरिवेटिव। अब कनिका और मैंने ना शर्त इस प्रकार की लगाई, मैंने कनिका आज गोल्ड का रेट क्या है? तो मान लीजिए, एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं, मान लीजिए गोल्ड का रेट आज 35,000 है पर 10 ग्राम, ठीक है, मोटा मोटा। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का रेट क्या है? 35,000। तो मैंने क्या क्लेम किया? गोल्ड गिर जाएगा। कनिका ने क्या क्लेम किया? गोल्ड बढ़ जाएगा। मैंने कहा चल 10-10 तोले की शर्त हो गई। अभी ये मेरा एग्जाम्पल समझ लोगे ना, आपको डेरिवेटिव की थीम समझ में आ जाएगी। हमने क्या कहा? 10-10 तोले की शर्त हो गई। 10 तोला मीन्स 10 यूनिट्स, 1 तोला मीन्स 1 यूनिट। सो 1 यूनिट प्राइस इज हाउ मच? 35,000। तो मैंने कहा ठीक है कनिका, बेटा ऐसा करेंगे, अब हम बात करेंगे कब? 1 महीने बाद। 1 महीने की शर्त है हमारी। तो हमने शर्त लगा ली। अब ये कनिका है और ये मैं हो गया, ठीक है ना। अब 1 महीने बाद सपोज गोल्ड का रेट, दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, केस 1, गोल्ड का रेट हो गया 37,000। तो कनिका इज अ विनर। कनिका ने कहा सर मैं जीत गई, आपने कहा था गिर जाएगा, ये तो बढ़ गया, 2000 बढ़ा है, और हमने शर्त 10 यूनिट्स की लगाई थी। तो इसका मतलब पता क्या होगा? आई विल पे, इस केस में, इन फर्स्ट केस आई विल पे कनिका, मैं एरो का डायरेक्शन देखिए, हाउ मच? 10 यूनिट्स इंटू 2000। कैसा लगा? मजे की बात देखो, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया कुछ। सपोज कनिका रियली में उसको लग रहा है गोल्ड बढ़ जाएगा और वो उसको इंजॉय करना चाहती, 35,000 इंटू 10, उसको 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। सोचो, शी वॉन्टेड टू रीप द बेनिफिट ऑफ राइज इन प्राइस। शी इज डैम श्योर कि मेरा गोल्ड पक्का बढ़ेगा, एंड शी वॉन्ट टू रीप द बेनिफिट। बट फॉर दैट बेनिफिट इन रियलिटी टू हैपन, शी वुड हैव टू इन्वेस्ट हाउ मच? 3,50,000। उसको 3,50,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर वो चाहती मुझे इसका फायदा मिल जाए। और मुझे भी बड़ा श्योर है, आई एम डैम श्योर गोल्ड गिर जाएगा भाई साहब। तो उसके लिए अच्छा तरीका कि मैं आज गोल्ड बेच दूं, जब गिर जाएगा तो खरीद लो। पर फॉर दैट आई नीड गोल्ड, 10 यूनिट्स गोल्ड तो चाहिए मुझे। लेकिन अब हम दोनों ने अपनी इच्छा पूरी कर ली, कैसे? बिना इन्वेस्टमेंट के। हमने शर्त सी लगा ली, हमने कमिटमेंट कर ली। अब जो हमने कमिट किया है, हमारी कमिटमेंट ही थी ना मेरी और कनिका की, कि कनिका 10 यूनिट्स की कमिटमेंट हो गई। मैंने गोल्ड खरीद लिया, तूने बेच दिया नहीं, तू कह रही बढ़ेगा ना, तो तुमने गोल्ड खरीद लिया और मैंने गोल्ड बेच दिया। मैं तो कह रहा हूं गिरेगा, लेकिन हमने ट्रांजैक्ट नहीं किया, सिर्फ ओरल सौदा कर लिया। तो कनिका ने क्या किया था? 35,000 पे गोल्ड खरीदा था और आफ्टर 1 मंथ उसने 37,000 का गोल्ड बेच दिया। सो शी गेन 2,000। और मैंने क्या किया था? 35,000 का सेल किया था और आफ्टर 1 मंथ 37,000 का परचेज कर लिया। तो आई लॉस्ट हाउ मच? 2,000 per unit. So I have to pay her 20,000. Suppose the reverse happens. क्या होता है? केस 2, गोल्ड का रेट
33,000 हो जाता है। तो आई विल से वाओ कनिका आई हैव वन। अब क्या होगा, कनिका विल बी रिक्वायर्ड टू पे मी हाउ मच, 10 into 2000। तो बेसिकली हमने बिना पैसा इन्वेस्ट किए वो काम कर लिया ना। जरा सोचो, ध्यान सोचो, अगर हम दोनों को अपनी बात पर विश्वास है एंड वी वांट टू बेनिफिट इट, तो कनिका को क्या करना पड़ता, वो 3,70,000 रुपया देकर 10 यूनिट गोल्ड खरीद कर, नहीं 3,50,000 देकर 10 यूनिट गोल्ड खरीद कर बैठ जाती कि 1 महीने बाद इसको बेच के प्रॉफिट कमाऊं। और मुझे अगर प्रॉफिट कमाना होता तो मैं क्या करता, 10 यूनिट गोल्ड बेचकर पैसा लेके बैठ जाता कि 1 महीने बाद पैसा देके गोल्ड ले लूंगा, वापिस आ जाएगा गोल्ड और मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्चुअल हो जाता। भी एक्चुअली उसके पास गोल्ड होता और एक्चुअली मेरे पास कैश होता, हाँ के ना। लेकिन अब हमने क्या किया, वर्ड पे देखो, डिराइव का मतलब क्या होता है, निकालना। हमने क्या किया, दोनों इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। शी डजंट वांट टू इन्वेस्ट कैश एंड आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट गोल्ड। 10 यूनिट नहीं बेचना चाहता ना मैं। तो मैंने और इसने क्या किया, वी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो फ्लक्चुएट्स, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट अ गोल्ड ना, नॉट अ कैश। Its value is being derived by the price of gold in the market. From there we get the word derivative. जो मेरा और कनिका का कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई रियल चीज थोड़ी है, कोई दूसरा आदमी थोड़ी उसको समझ सकता है, पर उसकी वैल्यू भी घटती बढ़ती है ना। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू किस चीज से ड्राइव हो रही है, गोल्ड का जो मार्केट में प्राइस है। बताओ कैसा लगा, अब समझ पाए हो तो बताओ। ये नहीं समझ पाए तो डेरिवेटिव का चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा, सोच के देखिए। तो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, इस तरह से, अब मैं और कनिका कर रहे हैं डील। अब बड़ा इसको समझो कैसे मार्केट डेवलप होती है। तो मैं और कनिका करने लगे तो ऐसे हम लोगों को अपना काम शुरू हो गया, नमिता भी इन्वॉल्व हो गई, 10 आदमी और इन्वॉल्व हो गए। अब लोग क्या होते हैं, कई ऐसे होते हैं बीच में से कमिटमेंट से फिर जाते हैं। मान लो केस 2 हैपन हो गया और 1 महीने बाद मैंने कहा कनिका गिव मी 20,000, कनिका करी सर मुझे तो याद नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सर, हम तो मजाक नहीं कर रहे थे उस दिन। अब हाउ कैन आई प्रूव इट, मौखिक सौदे हो गए ना। तो इसलिए क्या है, धीरे 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 जब इस तरह की चीजें बढ़ने लगती हैं तो स्टॉक मार्केट आई, करेंसी मार्केट है, उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ही बना दिए कि जिसमें पब्लिक डील कर सकती है, और उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए ताकि लोग अपनी बात से मुकर ना सके। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं नमिता को हमने स्टॉक एक्सचेंज बना दिया, मैंने कहा कनिका कल को तुम मुकर गए तो कनिका ने सर आप भी तो मुकर सकते हो। मैं चलो ठीक है 40-40 50-50 हज़ार नमिता को दे देते हैं। जब 1 महीने बाद सेटलमेंट करेंगे ना तो नमिता पैसे काट के लौटा देगी, जिसका प्रॉफिट होगा उसको दे देगी ज़्यादा और जिसका लॉस होगा उसमें से काट देगी। सो नमिता हैज बिकम स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज व्हाट स्टॉक एक्सचेंज। तो नाउ व्हेन वी डील इन स्टॉक मार्केट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट एक्चुअली, वी आर डीलिंग विद सम पार्टी, बट फॉर अस दैट पार्टी इज मीनिंगलेस। अब मैं कल को नमिता को पकड़ूंगा, नमिता आप दो मुझे पैसे, मुझे नहीं पता, आप कह रहे थे कनिका बड़ी जानकार है, नाउ यू होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल। तो व्हेन वी डील विद स्टॉक मार्केट व्हाट हैपेंस कि हम लोग करते तो दूसरों से डील है, पर प्रैक्टिकली हमारा रिलेशन स्टॉक मार्केट से। तो यानी अब कनिका और एमके जैन के बीच में कौन आ गया, नमिता, या क्या कह लीजिए स्टॉक मार्केट। तो अब कल को लॉस होगा तो कनिका पैसा किसको देगी, स्टॉक मार्केट। प्रॉफिट होगा तो स्टॉक मार्केट कनिका को पैसा देगा। और स्टॉक मार्केट ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंबर्स के साथ बनाए हैं, मार्जिन रखना, सिक्योरिटी को प्लेज करवाना, इस तरह के रूल्स बनाए जिससे लोग जल्दी जल्दी पैसा मार के भाग नहीं सकते। तो ये है पूरा डेरिवेटिव का थ्योरी, अगर आप समझ पाए हैं तो अब मैं फिर से बोलता हूं, डेरिवेटिव्स आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नॉट रियल एसेट्स। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम सम रियल एसेट, उसको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। क्या बोलते थे, अगर अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है, गिरती है तो कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू गिरती है। सिंपल सर्कल है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको एक एक बात ऐसे कान में सुनाई देगी कि सर ने सब बता दिया। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स whose value depend on the value of some underlying asset। अब मेरे और कनिका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट।
मेरे और बीच में जो, मेरे और कनिका के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, डेरिवेटिव। कैसा लगा? अब वो कह रहा है कि सच एसेट कुड बी टेंजिबल एसेट सच एज व्हीट। अभी तो हमने गोल्ड का किया था ना, हम व्हीट का भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं चावल का रेट बढ़ जाएगा, गेहूं का रेट बढ़ जाएगा, व्हीट का रेट बढ़ जाएगा। कॉटन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटी, किसी भी चीज के लिए हम प्रॉमिस कर सकते हैं और एक रेट फिक्स कर लेते हैं। एक जना क्या बन जाएगा, बायर, दूसरा जना क्या बन जाएगा, सेलर। और जब उसका एक्सपायरी आएगा, मतलब जितने दिन का हमने डील किया है उस डील का जो एक्सपायरी होगा उस डेट को हम रिवर्स ट्रांजैक्शन कर देते हैं। यानी वी डोंट एक्चुअली गिव एंड टेक एसेट और कैश, वी गिव एंड टेक द प्रॉफिट। कैसा लगा? नमिता के चेहरे पे थोड़ी सी उदासी है, कम समझ में आया? पक्का? द रिटर्न ऑन डेरिवेटिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज ऑफ द एसेट्स। अब अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो कनिका का गेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और गोल्ड की वैल्यू घटेगी तो मेरा गेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये नहीं है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है और हम कहें जी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कुछ और मान जाएगी। वो बिल्कुल उसके साथ क्या हो गया, अलाइन हो गया, निट हो गया उसके साथ। देखिए लाइन समझ में आ रही है ना? In a way, the performance of derivative depends on how the underlying asset perform. गोल्ड बढ़ेगा तो कनिका कहेगी बल्ले बल्ले, और गिरेगा तो मैं कहूंगा बल्ले बल्ले, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट लॉस वेरी करेगा। अ डेरिवेटिव डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। वो तो मेरा और कनिका का क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोई आके गए दिखाना कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड का है, कैश का है, नहीं, वो तो मूजबानी सौदा है, उसके पीछे कोई एसेट नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बट emerges out of a contract between two parties. ये तो मेरा और कनिका का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा समझ में आया जी? It does not have any value of its own, but its value in turn depends on the value of other physical asset which are called underlying asset. तो अपनी उसकी कोई एसेट नहीं, तो कागजी कार्रवाई है, उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, उस कंसर्न एसेट। वो तो मजा आया कि नहीं आया? अब सुनिए, अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ मैंने स्टॉक एक्सचेंज का दिया क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा फोकस ना शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर इंडेक्स कॉल्ड सेंसेक्स इज ए डेरिवेटिव। अब सेंसेक्स क्या है? अब जैसे ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है का एक इंडेक्स है वो सेंसेक्स, उसमें 30 शेयर्स है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में सपोज। तो मुझे लग रहा है सेंसेक्स बढ़ेगा। अब सेंसेक्स अपने आप में तो कोई शेयर नहीं है ना, एक अजीब सी बात देखो, यहाँ अंडरलाइंग एसेट भी कोई शेयर नहीं है, क्योंकि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं वो 30 शेयर्स का एवरेज प्राइस है। सो देयर इज नो शेयर कॉल्ड सेंसेक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझे? सचिन ने 2 मैच खेले, एक में 100 रन बनाए, एक में उसने बनाए, नहीं इजी एग्जांपल लेता है थोड़ा सा, किसी प्लेयर का नाम देते, किसी बंदे ने 2 मैच खेले, एक में 4 रन बनाए, एक में 5, उसकी एवरेज क्या हुई? 4.5 रन कभी बनते हैं? अब आपको 4.5 किसमें बनाया थे आप करो, इसकी एवरेज 4.5 है, इससे तो किसी भी मैच में 4.5 नहीं बनाए। वो 30 शेयर्स का एवरेज है ना। अब मुझे मुझे दिखाना मतलब मुझे वो खरीदना है, जैसे मैंने टाटा स्टील खरीदना होता है ना, मुझे सेंसेक्स खरीदना है। अब वो सेंसेक्स कोई शेयर थोड़ी है भाई, वो तो 30 शेयर्स का वेटेड एवरेज प्राइस है। सेंसेक्स नहीं खरीद सकते आप। क्या करो, 30 शेयर्स को उसी रेशियो में खरीद लो जिस रेशियो में सेंसेक्स में उनका वेट है, तो फिर तुम्हें वही मूवमेंट मिलेगा अपनी वेल्थ का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेंसेस अपने आप में कोई शेयर नहीं है। कई बच्चों को मैं बोलता हूँ ये बातें समझ में ही नहीं आ रही होंगी, जो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट पे ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए यही राय है कि वीडियो को बार बार देखें। तो जो 30 शेयर्स के प्राइस को सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है वो तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर उसका प्राइस तो बाजार में आता है। तो मैं और कनिका जैसे गोल्ड के प्राइस पे शर्त लगा रहे थे, ऐसे सेंसेक्स के प्राइस पे भी तो शर्त लगा सकते हैं। तो यहां जो मेरे और कनिका के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका तो कोई अंडरलाइंग एसेट भी नहीं है। अब ऐसी भी चीजें बन रही है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये टॉपिक करते हैं उनको लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। कई बार ऐसे है, तो ये तो 2-3 बार करने से जिनके लिए बिल्कुल नई नई बातें तब समझ में आता है। आई मेरी बात आपको समझ में? भाई गोल्ड तो एक बारी को फिजिकल एसेट है ना, व्हीट तो फिजिकल एसेट है। सेंसेक्स का प्राइस पेपर में रोज छपता है, देखो निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में 50 शेयर्स का एवरेज है, सेंसेक्स में 30। तो वो तो रिप्रेजेंट भी नहीं करते कोई एसेट,
वो तो एसेट्स के एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, पर शर्त तो लग सकती है ना उसके ऊपर भी। मैं कह रहा हूं सेंसेक्स बढ़ेगा और कनिका कह रही नहीं नहीं सेंसेक्स गिरेगा, मैं शर्त लगा ले, चल मैंने तेरे को 10 सेंसेक्स बेचे, तूने मुझे 10 सेंसेक्स खरीदे, ऐसे करके अपनी शर्त लगा ली। आर यू गेटिंग पॉइंट? नहीं नमिता, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सेंसेक्स बढ़ेगा, बट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, आप 10,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो, तो मैं और आप 10,000 ऐसा इतनी शर्त लगा सकते हैं कि 10,000 तक वो निपट जाए। गेन हो गया तो आपको फायदा हो जाएगा, लॉस हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा। मजा आया कि नहीं आया? अब जरा सुनिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर इंडेक्स कॉल्ड सेंसेक्स इज अ डेरिवेटिव whose value index for a particular day depends upon the prices of underlying 30 assets। यानी अब सेंसेक्स तो आप खरीद ही नहीं सकते क्योंकि वो कोई शेयर है ही नहीं, उसका डेरिवेटिव खरीद बेच सकते हो, यानी उसके ऊपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट को खरीद बेच सकते हो। इसलिए सेंसेक्स तो डेरिवेटिव ही होगा ना बरोबर। यानी कोई आदमी सेंसेक्स में डील करना चाहता है तो उसको तो उसके डेरिवेटिव में डील करना पड़ेगा ना। मुझे लग रहा है टिस्को का रेट बढ़ जाएगा तो मैं टिस्को के शेयर खरीद सकता हूं। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेट बढ़ जाएगा, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर खरीद सकता हूं। मुझे लग रहा है सेंसेक्स बढ़ जाएगा, उसके कैसे खरीदूं? उसको खरीदने का तो एक ही तरीका है, मैंने बताया ना, 30 की 30 कंपनी में शेयर खरीदूं और वो भी उसी रेट में, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसकी जगह क्या लगा लो? शर्त लगा लो, शर्त की खरीद बेच कर ले, कॉन्ट्रैक्ट की खरीद बेच कर ले। इसलिए कई लोग सेंसेक्स को क्या कहते हैं, ये तो भाई साहब है ही डेरिवेटिव। कैसा लगा? ठीक है। अब सेंसेक्स क्या है? द वेटेड एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 30 शेयर्स इज सेंसेक्स। इफ द प्राइस ऑफ ऑल दीज शेयर्स इंक्रीज और डिक्रीज, so shall Sensex will increase or decrease. So the value of Sensex is derived from the value of what? 30 shares. हमने सेंसेक्स को बेस मान के कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव हो गया। उसका अंडरलाइंग एसेट तो है नहीं कोई, अंडरलाइंग तो इंडेक्स है सेंसेक्स, और वो सेंसेक्स जो है 30 शेयर्स के एसेट्स जो है उनके प्राइस से निकला। तो अजीब अजीब सी चीजें बन जाती है, समझ से आगे बढ़ता है, बड़ा जबरदस्त। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे सट्टे बाजारी बहुत बढ़ गई। बैटिंग ही तो है। मैंने तो इसलिए इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये बैटिंग ही है। देखो होता क्या है समझना, ध्यान से सुनना, मरता क्यों आदमी। जैसे मेरे पास 2,70,000, जैसे इधर ही आ जाओ, कनिका के पास ना 3 लाख, अगर कनिका वाकई 10 यूनिट्स गोल्ड के खरीदती तो उसको 3,50,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, उसने 10 उसके पास 3,50,000 है भी, तो उसने सिर्फ 10 यूनिट खरीद लिए और उसको नुकसान हो गया। तो कितने का नुकसान हो गया? गोल्ड गिर गया, नुकसान हो गया ना। वो 2,000 रुपये गोल्ड गिर गया तो काफी बड़ी बात है। कितने का नुकसान हो गया? 20,000। तो 4,000 गिर गया, कितने का नुकसान हो गया? 40,000 का। तो 3.5 लाख में से 40,000 उड़ गए ना, कोई तूफान तो नहीं आ गया। लेकिन वो शर्त लगानी है, शर्त लगाते वक्त तो आदमी क्या हो जाता है, इमोशनल, पैसे तो लगने नहीं। सर 10 यूनिट क्या होता है, 1000 यूनिट की लगाओ। मूड में आ गया आदमी, किसी ने कहा वाकई बढ़ जाएगा। नमिता ने हाँ कनिका तू ठीक कह रही है, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिली है दुबई से, भाई साहब गोल्ड का रेट बढ़ने वाला। बस कनिका फॉर्म में सर 1000 की शर्त होगी, 10 क्या होता है, और गलती से लगा ली 1000 की शर्त, और गोल्ड 2,000 रुपये गिर गया। अब 1000 को 2,000 से मल्टीप्लाई करो, 20 लाख हो गया। थे जेब में कितने? 3,50,000। नुकसान कितने का हो गया? 20 लाख का। इंसॉल्वेंट हो गया आदमी। जो अखबार में आप पढ़ते हो लोग इंसॉल्वेंट हो गए, इसलिए तो होते हैं क्योंकि डेरिवेटिव में पैसा तो लग नहीं रहा होता। लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन गेम खेल जाते हैं, आउट ऑफ एफोर्डेबिलिटी गेम खेल जाते हैं, और फिर यही सोचते रहते हाँ ये क्या हो गया। ऐसे मेरे को मैं तो काफी अटैच रहा स्टॉक मार्केट से, कॉलेज डेज के बाद से ही, कॉलेज डेज क्या स्कूल डेज से। तो मैंने कितने लोगों को बनते बिगड़ते दिखा है। डेरिवेटिव में इतना पैसा कमाते हैं, हमें वो लगता है भाई साहब कितना बड़ा आदमी है, ऐसा क्या बड़ा आदमी, और 6 महीने बाद चलता है बिल्कुल बर्बाद हो गया। हम कहते बेचारा क्या आदमी है। ऐसे से हजारों से करोड़ों करोड़ों करोड़ में तक सोच ही नहीं सकते कितनी दौलत होगी, वो कैसे लुढ़ के पता नहीं चलता। वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। आपको कितना इजी एग्जाम्पल दिया। सोचो, मैंने कहा भाई कनिका शर्त लगानी है तो 5% ना तुझे यहां रखनी पड़ेगी सिक्योरिटी। कितनी सिक्योरिटी? अब कनिका ने कहा ठीक है देख लेते हैं। इसने बड़ा लंबा लगा लिया, इसकी सिक्योरिटी 3.5 लाख हो।
और रेट ही गिर गया 5%, तो तेरे 3.5 लाख पूरे ही चले गए ना। और कहीं 15-20% रेट का फर्क आ गया तो घर से लाके पैसे देने पड़ेंगे। अब आई समझ में आपको थीम से? तो ये है डेरिवेटिव, बड़ा मुश्किल है इससे बच पाना। पीछे मेरा एक फ्रेंड कर रहा था, उसको बहुत मोटा लॉस हो गया, मुझे उसने कई साल तक बताया नहीं लॉस क्या हो। एक दिन कोई बात चल रही थी, कहता मैं तुझे बताया था, उस वक्त मुझे 70 लाख का नुकसान हो गया डेरिवेटिव। कहते मैं क्या बता रहा, तू कहता बेवकूफ है। बाद में मैं भी चौक के एक बार तो अचंभित रह गया। उस वक्त हुआ ही ऐसा था, मैं तो वो कर रहा था, मैं ट्रैक रख रहा था, ऑल्दो आई वाज नॉट अवेयर उसने कितने यूनिट्स का कराया था। तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको भी ऐसे सुनने में आएगा नहीं तो बड़ा प्रॉफिटेबल है, जब करने बैठे हो तो इतना नुकसान हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। So isn't it better कि derivatives में मतलब what is better to invest in derivatives या shares? डेरिवेटिव में तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, स्पेकुलेशन होती है। हाँ, जब देखो जी, आप कहो, मैं इसको यूँ बताता हूँ, आप खुद को ड्रिंक करना कोई दिक्कत नहीं है, दारू पीते हैं बहुत लोग लिमिटेड सेंस में। आप बोलिए मैं लिमिटेड सेंस में कोकीन लूँगा, लिमिटेड सेंस में मैं गांजा पीऊँगा, लिमिटेड सेंस में मैं मतलब चरस खाऊंगा, वहाँ लिमिटेड नहीं चल पाता। मतलब व्हाट आई विल से इज ड्रिंक भी, मतलब हमारी कंट्री में तो ड्रिंक को बुरा ही माना जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो नहीं माना जाता, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। अपनी कंट्री के हिसाब से बात करें, ड्रिंक भी खराब है, लिमिटेड दायरे में दो तो अच्छी है हेल्थ के लिए। चरस, गांजा, ओपियम, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, इंग्लिश हिंदी जिसमें बोल लो, ये सब तो है ही खतरनाक। कोकीन, अब इसको यूँ समझो, शेयर मार्केट तो है वाइन की तरह, ड्रिंक की तरह, अगर लिमिटेड हिसाब से चलते रहोगे तो उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हो, गड़बड़ करोगे तो उसमें भी नुकसान है। पूरी बोतल भी जाओगे 3-4 तो फिर वो झूलते हुए जाओगे, बोली बात, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। लेकिन डेरिवेटिव तो भाई साहब है ही चरस गांजा, इसमें आपने शुरू किया काम थोड़े से, इनमें थोड़ा करोगे, बिल्कुल थोड़ा, अच्छा प्रॉफिट होगा, आपका हौसला ना खुलता जाएगा। काश यार पिछली बार डबल कर भी सकता था, मैं वहम करता रहता हूँ। वो आप जब वो जो प्रपोर्शन है ना इतना आउटब्लोर कर जाता है, और एक गलती कहते हैं ना, वो आदमी को सांस लेने की लायक भी नहीं छोड़ती। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेरिवेटिव अच्छा है, पर वो इन्वेस्टमेंट रह नहीं पाता। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, जब मैं छोटा था, कालिया पिक्चर थी, उसमें प्राण का ना बड़ा अच्छा डायलॉग था अमिताभ बच्चन को। जब आदमी, मतलब मुझे डायलॉग तो भूल गया, मैं उसका निचोड़ बताता हूँ कि आदमी जब सक्सेस पे होता है ना, तो इतनी घोड़े पे चढ़ा होता है, इतनी तेजी से दौड़ रहा होता है, तो उसको पता नहीं चलता कि ये मंजिल उसको कहाँ लेके जा रही है। और जब वो गिरता है घोड़े से, मतलब इस तरह से, मतलब कि जब हम सक्सेस के नशे में होते हैं ना, फिर हमें कंट्रोल नहीं हो पाता जब हम जीत रहे होते हैं। इसी तरह आप डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट के मत सोचो, थोड़ा सा गेन में सारे काम छोड़ के इसी में लगे होंगे, और फिर एक ना एक लॉस तो होना ही, और वो लॉस भारी पड़ता है। ये जस्ट बिल्कुल माउंटेनियरिंग की तरह है, जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं ना, अल्टीमेटली किसी पहाड़ से गिर के ही मरते हैं। एक और फिल्म देखी थी, बड़ा अच्छा उसमें डायलॉग था, वो सब डायलॉग इधर फिट बैठते। उसमें अजय देवगन कहता, आपने नाम वो थी वर्दी या खाकी, दोनों में से एक नाम था, मुझे खाकी थी। तो अजय देवगन ना अमिताभ बच्चन से बड़ा अच्छा डायलॉग कहता, मतलब आई वॉज प्लीज कि किस राइटर ने डायलॉग लिखा है, मतलब मेरे तो दिल को छू गया। मतलब अजय देवगन अमिताभ बच्चन को स्ट्राइक कर रहा होता, मार रहा होता, बड़ा अच्छा डायलॉग कहता तुझे ना मेरे से बचने के लिए हर बार कामयाब होना पड़ेगा, और मुझे तेरे को मारने के लिए सिर्फ एक बार कामयाब होना है। मतलब एक मिनट सोचो आप, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी पे 100 बार अटैक करता है, तो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है अगर उसको बचना है तो उसको 100 की 100 बार बचना पड़ेगा, और जो अटैक कर रहा है उसको सिर्फ एक बार कामयाब होना है, 100 में से एक बार, तो वो मर गया, उसका पर्पज अचीव हो गया। कहता तुझे तो बचने के लिए मेरे से हर बार जीतना पड़ेगा, और मुझे तेरे को मारने के लिए सिर्फ एक बार जीतना है। बिल्कुल यही डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में बर्बाद होने के लिए सिर्फ एक गलती काफी है। आपने 100 डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट किए, अगर आप कामयाब आदमी बनना चाहते हो तो इसका मतलब 100 के 100 कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या रहो, सक्सेसफुल। अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट बुरी तरह से उल्टा पड़ गया, एक भी, तो सारा बर्बाद हो गया। ये मैंने इसलिए बताया कि इस चैप्टर के बाद बच्चों का बड़ा मन शेयर्स में घुस जाता है, जो उसको थीम को समझते हैं। कैसा लगा जी? आई ओवरऑल थीम समझ में आई? अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, आपको अच्छा लगे। ये भी समझ में आ गया सेंसेक्स। मैं काफी डिटेल में समझा रहा हूं ताकि बेस हमारा पहले स्टार्टिंग के लिए अच्छी हो जाए। अब फर्स्ट पॉइंट में एक एक करके समझा रहा हूं। अब हम एग्जाम्पल वो रखेंगे कनिका और मेरा, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्ट है, 10 कॉन्ट्रैक्ट है, उसी को ध्यान में रखे करो। द ट्रांजेक्शन इन द डेरिवेटिव्स आर सेटल्ड बाय ऑफसेटिंग स्क्वेयरिंग ट्रांजेक्शंस इन द सेम डेरिवेटिव. द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट.
अब कनिका और मैंने सौदा कर लिया, अगर ये फिजिकल सौदा होता तो मुझे 10 यूनिट गोल्ड के बेचने पड़ते कहीं से लाकर, और कनिका को 10 यूनिट के लिए 3,50,000 रुपया लाके इन्वेस्ट करना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कनिका ने कहा कि मैंने आज सर आपसे गोल्ड खरीद लिया है, आपने मुझको बेच दिया है, 1 महीने बाद इस ट्रांजेक्शन को हम रिवर्स करेंगे, आप मेरे से गोल्ड वापस खरीद लोगे और मैं बेच दूंगी, यानी गोल्ड का रिवर्स हो गया, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस होगा, बस वो हम ले और दे लेंगे। देखो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यानी डेरिवेटिव्स में हम उसको फिजिकली परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर मैंने आज आपसे क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया टू परचेज गोल्ड, एट द एक्सपायरी आई विल सेल गोल्ड, और अगर मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑन एक्सपायरी आई विल परचेज गोल्ड, तो मेरा प्रॉफिट लॉस निकला है ना। प्रॉफिट लॉस कब निकलता है किसी भी चीज को, आप जब उसको पूरा कर देते हो, ट्रांजेक्शन सेल परचेज कंप्लीट हो जाए। अब सुनो, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांजैक्टेड इन द डेरिवेटिव्स बिकॉज देयर इज नो फिजिकल एसेट टू बी ट्रांजैक्टेड। अब सुनो, हमारे देश में गोल्ड है ही सिर्फ 1,000 यूनिट, कितना, पर मैं और कनिका तो 5 लाख गोल्ड का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कौन सा हमने खरीदना बेचना है, सोचो। मान लो ताजमहल का रोज रेट ना न्यूज़पेपर में आता है, ताजमहल का रेट, और मुझे लग रहा है उसका रेट बढ़ जाएगा, कनिका को लग रहा है घट जाएगा, नमिता को लग रहा है घट जाएगा, तो ताजमहल खरीद में। कनिका ने कहा भाई सर मैंने आपको 6 ताजमहल बेचे, नमिता ने कहा सर मैंने आपको 10 ताजमहल बेचे, मैंने कहा हाँ ठीक है मैंने 16 खरीद लिए। तो ताजमहल तो क्या है, एक ही है, तो उसका रेट आता है, हम उसका रेट देख के अपना प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कर लेंगे। आप ही ना समझ में, ऊपर से निकल रहा है, एक एक बात समझ में आ रही है ना, बेटिंग है ये, वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हमने एक रूपरेखा दे रखी है। ये समझ नहीं आते पॉइंट्स बच्चों को, मैं बड़ा अच्छे से समझा रहा हूं, अगर आप देख रहे होगे कि सर बड़े मस्ती से समझा रहे हैं, एक बात। हाँ नहीं, तरीका भी यही है ना, इलीगल लीगल। मैं कई बार सोचता हूँ, आप जैसे भी तो छोटे हो मेरे से, जब आप बड़े होते जाओगे आपकी भी सोच बढ़ती जाएगी। इलीगल लीगल समझ ही नहीं आता, कोई चीज़ हम छोटे होते थे लगता था गलत बात है, गंदी बातें, ऐसे नहीं होना चाहिए, अब वो नॉर्मल लगती है। इलीगल लीगल कुछ नहीं है। जब गवर्नमेंट देखती है कि कोई चीज़ बड़ी प्रेवेलेंट हो गई है, अगर उसको हम उसके रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगी, तो गवर्नमेंट उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए कि भैया इसको लीगल वे में खेलो। लोगों को शौक है घोड़ों की रेस का, अब घोड़ों की रेस बुरी है ठीक है, इसके बारे में क्या बोले। गवर्नमेंट कहती है भैया इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा, रोक के देख ले, लोग रुकते नहीं है, तो लीगलाइज कर। यही है अच्छा बुरा क्या। आप रोज अखबार में पढ़ते हो कोर्ट के, पहले कोर्ट कहती नहीं गलत, अब मैं गे वे का पढ़ रहा था, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में बात करना शुरू कर दी। जब हम छोटे होते थे इस तरह की बात करना ही जुल्म होता था, कैसी बातें कर रहा है। आजकल ये वर्ड्स इतने कॉमन हो गए, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने मैनिफेस्टो को मैं पढ़ रहा था कि वो कर रहे हैं। इन तरह की बातों को हम डिस्कशन ही नहीं कर सकते, कोर्ट में चल रही है सब बातें। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, कोई लीगल इलीगल नहीं है, बस जो गवर्नमेंट अलाउ कर देती है वो लीगल। अब गवर्नमेंट इन चीज़ों को अलाउ किया, एक सिस्टम्स बनाए, वो कहती है भी तुम इनको पढ़ाई लिखाई करके ना अपनी, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, अपनी औकात में खेलो, अपनी कैपेसिटी के अंदर खेलो, ताकि नुकसान उतना हो जिसको सह सके। अपनी कैपेसिटी से बाहर खेलो। तो गवर्नमेंट खेलने भी नहीं देती ज़्यादा कैपेसिटी से बाहर, पूछो कैसे, वो आपसे वो मार्जिन ले लेती है ना। मैं और आप कर हम तो इमोशनल हो जाएंगे, हो गया सौदा, जैसे वो कहते हैं ना उसमें हुई थी कौरवों में और पांडवों में शर्तें हो गई थी, वो वाली शर्तों वाली कहानी। यहां गवर्नमेंट कहती है मुझ वाली शर्त नहीं, पैसे रखो। अब कनिका ने कहा मैंने 10 यूनिट बेचे, गवर्नमेंट हिसाब लगाएगी, स्टॉक एक्सचेंज हिसाब लगाएगी, 10% का नुकसान हो सकता है कनिका को, तो 10% कनिका मार्जिन पहले रखवा दो। तो कनिका 10% पैसे लाकर रखवा देगी। अब कहेगी एम के जन आप भी 10% रखवा दो, आपको भी 10 का नुकसान है। हम दोनों ने मार्जिन रख दिया वहां पर। अब जितना नुकसान हो सकता है उतने पैसे तो हमने वहां रखे हुए हैं ना, और वो हम लेके आए, तो वो ऑब्वियसली हम घर बेच के तो लाए नहीं होंगे। तो अब हमारा लॉस क्या हो गया, विद इन लिमिट्स हो गया ना, सोचो। लेकिन उसमें बस मरता कैसे आदमी कि आप अपना घर गिरवी रख के ले आए, मैं भी अपना घर गिरवी रख के ले आया और लॉस हो गया ना, तो घर की गिरवी छूटेगी कभी, तो वो मतलब चक्कर। तो ये है बिल्कुल शुद्ध देसी सट्टे हैं ये, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं। तभी तो आपने कहा ना कि सर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ये तो ओपीएम की तरह है। मजा आ गया यहां तक। अब थर्ड, ये डेरिवेटिव्स का जन्म ही ढंग से कब हुआ है, जब से ये स्क्रीन बेस्ड मार्केट आई है। तो ये लिखा हुआ डेरिवेटिव मार्केट्स आर यूजुअली स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटराइज एक्सचेंजेस एज अगेंस्ट ट्रेडिंग मार्केट्स फॉर फिजिकल एसेट। मंडी होती है ना फिजिकल एसेट की, तो जैसे आप गेहूं की मंडी होती है, वहां जाके गेहूं खरीद भी सकते हो। डेरिवेटिव्स की कोई मंडी नहीं है जहां बिकता हो।
डेरिवेटिव तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इसलिए ये तो किस पे होते हैं, स्क्रीन बेस्ड फॉर्म में होते हैं। So how is it formed? Like एक जना मतलब वो ऐसे कैसे डिसाइड करते हैं कि हम इस नहीं, उसके बाजार में रेट आते रहते हैं ना, समझो ना, इसको यूँ समझो। अब लोगों को, जैसे मैंने तो जगह से लोगों को गोल्ड में बड़ा शौक है, तो उन्होंने मार्केट बना दी, वहाँ गोल्ड के रेट आते रहते हैं, उन्होंने शुरू कर दी मार्केट। पहले दिन मैंने ज्वाइन किया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे हैंगआउट्स पॉपुलर हो रहा है, ऐसे ही पॉपुलर होता है ना। पहले दिन मैंने किया, मैंने वहाँ पे लिखा कि मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, कोई बेचने वाला नहीं। सोचो अभी नई डेरिवेटिव आई, स्क्रीन बेस्ड मार्केट है, मैंने लिखा यार मुझे गोल्ड खरीदना है, कोई था ही नहीं। अब तू बात करी थी गोल्ड बेचने की, तुझे कहीं पता चला यार वो वहाँ बिक सकता है, अगले दिन तू आ गई, फिर तूने मैंने डील करा, फिर कनिका को पता चला वो भी आ गई। ऐसे करते करते आज इतने लोग हो गए कि वो अपने आप ही मार्केट बनी पड़ी है। बिल्कुल डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं बीच में किसी। अब समझो स्टॉक मार्केट के भी फंक्शनिंग समझा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होते हैं, बायर सेलर अब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, पर वो एक दूसरे को जानते नहीं है। बीच में स्टॉक मार्केट होती है, डील उनके बीच में होती है, पर दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ बायर है, बायर किससे डील करेगा, स्टॉक मार्केट। यहाँ सेलर, सेलर किससे डील करेगा, स्टॉक मार्केट। इन्होंने ट्रांजेक्शन तो खुद की थी, जैसे इसने 100 शेयर बेचे, उसने 100 शेयर खरीदे, ट्रांजेक्शन इनके बीच में होगी। अब बीच में आ जाएगी एकदम स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन के बाद। अब 100 शेयर इसने बेचे है ना, तो ये शेयर स्टॉक मार्केट को देगा, स्टॉक मार्केट उसको कुछ करे, इसको लेना देना नहीं, और पैसे किससे लेगा, स्टॉक मार्केट से। अब दूसरा बंदा पैसे स्टॉक मार्केट को देगा, शेयर किससे लेगा, स्टॉक मार्केट से। उसको यह मतलब नहीं कि स्टॉक मार्केट को उधर से शेयर मिले या नहीं मिले, डील इनके बीच में होगी, डील होते ही बीच में क्या आ जाएगा, स्टॉक मार्केट। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम स्टॉक मार्केट से डील कर रहे हैं। डील हम पार्टी से करते हैं, सेटलमेंट स्टॉक मार्केट से करते हैं। ये बड़ा अच्छा डायलॉग दिया मैंने। डील पार्टीज आपस में करती है, पर सेटलमेंट किसके थ्रू होता है, स्टॉक। मैंने कहा भाई तुम दोनों बच्चे से, नमिता, मैंने नमिता कनिका, तुम दोनों कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, पर डील मेरे से करोगे, ये नहीं आपस में लड़ोगे। पैसे आप मुझे दे देना, एसेट आप मुझे दे देना, मैं आपको दूंगा, मैं रिवर्स कर दूंगा। तो स्टॉक मार्केट बीच में ज्यादा बड़ा माध्यम है। तो इसलिए हर आदमी को श्योर होता है कि मेरी डील तो हो गई, अब मेरे को तो स्टॉक मार्केट से जिम्मेवारी, स्टॉक मार्केट थोड़ी फेल होगी। मैंने पैसे दिए तो मुझे तो शेयर मिलेंगे, स्टॉक मार्केट कहीं से लाए। दूसरी तरफ बंदा क्या कहेगा, मैंने शेयर दिए, मुझे तो पैसे मिलेंगे, कहीं से भी लाए स्टॉक मार्केट। मजा आया कि नहीं। अब डेरिवेटिव्स आर ओनली सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज। अब इसको समझो, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो कंपनी के पास पैसा आ जाता है, लोगों के पास शेयर चले जाते हैं। समझ रहे, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो लोगों के पास क्या आता है, शेयर्स, और कंपनी के पास क्या जाता है, पैसा। लेकिन जब लोग आपस में डेरिवेटिव्स का खरीद बेच करते हैं, तो कंपनी के पास तो अंडा आता है ना। कंपनी के पास क्या आना है, मैंने और आपने रिलायंस के शेयरों पे सट्टा लगा लिया, तो रिलायंस लिमिटेड को क्या मिल गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को थोड़ी कुछ मिला। तो डेरिवेटिव्स तो क्या है, सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज है। सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है जिससे कंपनीज को कोई पैसा नहीं मिलता, एंड कैनॉट हेल्प इन रेजिंग फंड्स टू फर्म। फर्म का मतलब कंपनी। इन फैक्ट डेरिवेटिव्स अराइज ओनली व्हेन शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर ऑलरेडी इशूड। तो कंपनी ने शेयर इशू किए, रिलायंस ने, शेयर का बाजार में भाव आ रहा है, अब उन बाजार के बेसिस पे आप और मैं क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। मजा आ गया। डेरिवेटिव मार्केट बहुत लिक्विड होती है और बहुत इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा से मार्जिन देना पड़ता है ना, 10-15%। अब लास्ट पॉइंट देखो, डेरिवेटिव का ना अच्छा यूज है। चाकू होता है ना, कितनी अच्छी चीज है, देखो बटर काटो कितना मजा आता है, सब्जी काटो, आप तो करते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आ रहा है। गलती से किसी गर्दन चला दो तो भी वो भी कट जाती है बेचारी। ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव हेजिंग के लिए अच्छे हैं। समझो, मैं बताता हूं कैसे, सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने ना दुबई से गोल्ड खरीद लिया, रिपीट, खरीद लिया, और उसने कहा कि मैं आपको 3 महीने बाद गोल्ड दूंगा। मैंने खरीद तो लिया, अब मेरा दिल बैठ जा रहा है, यार 3 महीने बाद गोल्ड का रेट गिर गया तो क्या होगा यार, जब तक वो गोल्ड आएगा, आज तो गोल्ड का अच्छा रेट है, अभी आ जाता तो मैं बेच देता। 3 महीने बाद आएगा साला, 3 महीने बाद गोल्ड का रेट गिर गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। अभी तो गोल्ड का रेट अच्छा है, अभी क्यों नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा। 3 महीने बाद गोल्ड आना है ना, और अभी गोल्ड का रेट अच्छा है, तो मैं अभी गोल्ड बेच दूंगा। ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनने वाला है, ध्यान से सुनो। अब ये है फिजिकल मार्केट, कौन सी, जहां पे सच में गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है। ये क्या है,
मैंने शेयर वर्ड ना भी कम यूज कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि चैप्टर तो शेयर का चल रहा है, सर शेयर का वर्ड कम यूज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहा हूँ, शेयर ना भी बच्चे इतना इमेजिन नहीं कर पाते, मिक्स हो जाता है। गोल्ड तो फिर सब देखते हैं, मम्मी पहनती है, उनको पता होता है गोल्ड क्या है, वो जरा इमेजिन कर पाते हैं। ये सच्ची बातें बता रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात। अब मान लो आज गोल्ड का प्राइस जो है वो है 35,000 और मैंने दुबई की कंपनी से खरीदा है कितने का, 30,000 का, ठीक है। पर वो कह रही कि मैं गोल्ड बना के आपको 3 महीने बाद दूंगी। ध्यान से सुनो, आज तो 35,000 है ना, और मैंने इसलिए 30 का खरीद लिया, आज के हिसाब से तो मुझे 5,000 का फायदा है। लेकिन जब 3 महीने बाद गोल्ड आता है और उस दिन गोल्ड का रेट गिर जाता है, मैं तो बर्फ में लग जाऊंगा, मैं तो जमीन के अंदर घुस जाऊंगा। लेकिन मैं कर क्या सकता हूं, सुनो, डेयरी मार्केट में भी तो गोल्ड का रेट आ रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, उतना ही गोल्ड का डेरिवेटिव सेल कर दूंगा डेरिवेटिव मार्केट में 35,000 का। अब ध्यान से सुनना, मेरा 5,000 का प्रॉफिट तो श्योर शॉर्ट हो गया ना। सोचो कैसे, सपोज कल को गोल्ड का प्राइस 28,000 का रह जाता है, तो फिजिकल मार्केट में जो 30,000 का मेरे पास गोल्ड आया, मुझे 28,000 का बेचना पड़ेगा, मुझे रेट कितने का नुकसान हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया। लेकिन ये जो मैंने सेल कर रखा था 35,000 का गोल्ड डेरिवेटिव मार्केट में, वो मैं वहां पे 28,000 का परचेज कर लूंगा ना, सौदा स्क्वायर ऑफ कर दूंगा ना, तो 7,000 का फायदा मुझे कहां हो गया, डेरिवेटिव मार्केट में, और फिजिकल मार्केट में 2,000 का नुकसान हुआ, तो नेट फायदा कितने का हुआ, 5 का। अब मुझे फायदा सदा 5 का ही होगा, चाहे कोई भी गोल्ड का रेट हो जाए। दूसरा केस देखो, ये हो गया क्लियर, कलर चेंज करता हूं। पहली बार बच्चे पढ़ते हैं पागल हो जाते हैं, उनका मन करता है सर को दीवार पे मारे, वो दीवार कहां है जिस पे मारे, लेकिन 2-3 बार वीडियो देखो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सपोज गोल्ड का रेट बाद में हो गया 36,000, कितना, अब फिजिकल मार्केट में तो जो आपके पास गोल्ड आया वो 30 का आया, आपने 36 का बेचा, कितने का फायदा हुआ, 6,000 का। पर आपने डेरिवेटिव सेल किया हुआ था ना, 35 का बेचा हुआ था डेरिवेटिव, अब आपको 36 का खरीदना पड़ेगा क्योंकि रेट कितना है, 36। तो डेरिवेटिव मार्केट में आपको 1,000 का क्या हो गया, नुकसान। फिजिकल मार्केट में क्या हुआ, 6 का फायदा, तो नेट फायदा कितने का हुआ, वो भी 5 का। अब आपको 5 का ही फायदा होगा, रेट कुछ भी रहे। लास्ट एग्जांपल, मान लो रेट उस दिन का हो गया 32,000, कितना, 32,000। जब डिलीवरी आई, 30 का गोल्ड खरीदा हुआ है आपने, 32 का बेचोगे फिजिकल मार्केट में, कितने का फायदा होगा, 2 का। यहां आपने 35 का सेल किया हुआ है और यहां भी आप 32 का वापस खरीदोगे, सस्ता, महंगा बेचा सस्ता खरीदा, तो यहां आपको 3,000 का फायदा हुआ। 2 का फायदा कहां हुआ, फिजिकल में। 3 का फायदा कहां हुआ, डेरिवेटिव में। तो अगर फिजिकल ट्रांजैक्शन को आप डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के साथ सपोर्ट कर लें तो आपका रिस्क हेज नहीं हो जाता। हेज का मतलब समझते हो, समझते हो कि नहीं, बताओ। हेज का मतलब होता है अपना नुकसान से अपने को प्रोटेक्ट कर लेना, तो हेजिंग नहीं होगी आपकी। कैसा लगा, अब ये लैंग्वेज समझ थोड़ी आती है बच्चों को, कह देते हैं आगे, अब एक लैंग्वेज समझ में आएगी, ध्यान से सुनो। The derivative provide a hedging of price risk of financial transactions over a certain period. मैंने 30,000 का गोल्ड खरीदा हुआ है, आज रेट 35,000 है, पर गोल्ड 3 महीने बाद आएगा, दिल में धड़कने हैं कि पता नहीं 3 महीने बाद क्या होगा। वो मैं कैसे अपने आप को हेज कर सकता हूं, डेरिवेटिव। हाउ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर बाय कैश पेमेंट ऑफ डिफरेंस इन प्राइस। तो जितना गोल्ड में नुकसान फायदे का मुझे फर्क पड़ेगा, उतना ही डिफरेंस मुझे कहां से मिल जाएगा, डेरिवेटिव मार्केट से। अगर यहां एक्सेस प्रॉफिट हो गया फिजिकल मार्केट में, उतना ही वहां नुकसान देना पड़ेगा, यहां नुकसान हो गया उतना ही प्रॉफिट वहां से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो आज ही बेच दिया ना वहां पर 35,000 का क्या गोल्ड। फिजिकल मार्केट में तो बेच नहीं सकता, वो तो कहते गोल्ड दे पैसे ले, डेरिवेटिव में तो बाद में सेटल हो जाएगा। कैसा लगा, वहां मैंने शर्त लगा ली 35,000 के हिसाब से, और यहां मैंने फिजिकल डील कर ली। अब देखो, अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट थ्रू द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एंड द अंडरलाइंग एसेट्स आर डेफिनेटली रिलेटेड। अब वो डेरिवेटिव मार्केट में और फिजिकल मार्केट में रेट तो वही चलता है ना, क्योंकि डेरिवेटिव को हम फिजिकल मार्केट से जो ड्राइव करते हैं। भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया, हेजिंग समझ में आई? हेजिंग तो समझ में आ गई कि
बढ़ेगा नहीं, हाँ, हेजिंग से आपका प्राइस फिक्स हो गया, क्योंकि आपने क्या करा, आप फिजिकल मार्केट में तो आज गोल्ड नहीं बेच सकते थे क्योंकि 3 महीने बाद गोल्ड आएगा तभी बेच पाओगे, आपने आज उस रेट पे डेरिवेटिव बेच दिया, तो अब अगर गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट करेगा तो डेरिवेटिव में प्रॉफिट लॉस होगा, वो मेरा कंपनसेट कर देगा कहां पर, फिजिकल मार्केट में। मजा आया कि नहीं आया? सर अगर हम श्योर है कि बढ़ने वाला है गोल्ड का देखो श्योर हो गया तो फिर आप हेज मत करो, पर जब आप हेज नहीं करोगे तो रिस्क तो ले लिया ना आपने, नहीं, फिर हम उसको और ज्यादा, पर वो तो फिर सट्टा हो गया ना। हाँ। हेजिंग का मतलब होता है आपने एग्जैक्टली उतना ही गोल्ड फ्यूचर में बेचा जितना आपका फिजिकल में आना था, अगर आप उससे कम ज्यादा खेल रहे हो तो उतना पोर्शन आपका ओपन हो गया, वो आपके लिए क्या हो गया, रिस्क। कैसा लगा? मजा भी आया या बस ऐसी हवा में? क्लियर हुआ? चलो, एग्जाम्पल ये बड़े एग्जाम्पल को अच्छे से लिख लो और फिर वीडियो में 2 बार देख लेना। अब बेटे बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव्स की ना हम 4 कैटेगरीज बना सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट या कह लीजिए ये स्टॉक मार्केट बेस्ड है, कौन सी वाली जो मैं बता रहा हूं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड कह लो, क्या कह लो, एक्सचेंज ट्रेडेड। और ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नॉन एक्सचेंज कह लो, क्या कह लो, नॉन एक्सचेंज। जब मैं आपको डेरिवेटिव्स या कोई चीज समझाता हूं ना, तो मैं करेंसी का भी एग्जांपल दे सकता हूं, शेयर्स का भी एग्जांपल दे सकता हूं, दोनों चलते हैं। ये अलग चीज है, ये डिफरेंट है। तो जरा पहले फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस समझ लो। वैसे फॉरवर्ड फ्यूचर सेम होता है। फॉरवर्ड जो होता है ना, बेसिकली ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? आप टेलर से कपड़े देते हो और रेडीमेड लेते हो, उसमें क्या फर्क है जरा बताइए? आप टेलर के पास जाके अपनी पैंट सिलवाते हो तो अपने हिसाब से सिलवा लेते हैं ना भाई, ये वाली मोरी बड़ी कर दे। आप 2 तरह की बना सकते हो, एक ट्राउजर का एक साइड का मोरी बड़ा, दूसरे का छोटा, लेंस भी ऊपर नीचे करा सकते हो, एज ए फैशन कुछ भी करा सकते हो। लेकिन जब आप रेडीमेड लेने जाते हो तो आपके पास ये चॉइस थोड़ी होती है। अब मैं रेडीमेड पैंट लेने गया, मैंने कहा यार ये 36 वाली तो टाइट है और 38 वाली लूज है, तो वो रेडीमेड वाला क्या कहेगा, सर ऐसा करो 38 वाली पहन लो, बेल्ट लगा लो, या 36 वाली पेट अंदर करके बांध लो, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आई मीन वो मेरे लिए 37 की तो नहीं बना के देगा ना। वाई? बिकॉज इट्स अ रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट। मैं छोटा एग्जाम्पल से बताऊंगा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टेलर मेड। टेलर मेड मतलब अपनी पसंद के अनुसार, फॉरवर्ड क्या होता है? टेलर मेड, अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हो। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, हल्का सा ओवरव्यू है, डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे। जैसे स्टॉक मार्केट में कहा है कि अगर तुम डेरिवेटिव्स में डील करना चाहते हो ना, तो यू हैव टू डील इन लॉट ऑफ 50s। रिपीट, you have to deal in lot of 50, यानी I can either sell or purchase 50 units, 100 units, 150 units, 200 units, 250 units, 300 units and so on. But suppose I want to sell or purchase 75 units, I cannot do it in future market. 75 के लिए तो मुझे किसी के साथ फेस टू फेस पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आया दोनों में समझ? क्योंकि एक्सचेंज में ना उन्होंने चीजों को डिफाइन किया हुआ, कुछ चीजों को डिफाइन कर दिया, फ्यू पैरामीटर्स, सो दैट प्रॉब्लम ना है डीलिंग के अंदर। जिसमें से एक बहुत अच्छा एग्जांपल किया, लॉट साइज। समझ आया आपको? समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर फॉरवर्ड में कोई लॉट साइज नहीं होता, वो आप अपने नीड अनुसार। इसलिए फॉरवर्ड को हम क्या बोलते हैं? टेलर मेड। टेलर मेड मतलब क्या होता है? टेलर के पास जैसे अपनी पसंद के हम कपड़े सिलवाते हैं, ऐसी अपनी पसंद का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रेडीमेड में भी अपनी पसंद चलती है, पर एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर। यानी आप 36 इंच वेस्ट वाली पैंट ले सकते हैं, 34 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। 2K मैंने देखा इंचेस में चलता है, ठीक है ना? तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है उनके दायरे में काम करना है। तो एग्जाम्पल के लिए बोलूं, जैसे मेरा मन है 80 यूनिट्स बेचने का, रिपीट, तो अगर मैं फ्यूचर में डील कर रहा हूं तो मेरे पास 2 चॉइसेस है, इधर सेल 50 और सेल 100। वाई?
लॉट साइज इज 50 और 100, या तो 50 बेच लो या 100 बेच लो। 50 बेचोगे तो 30 आपका ओपन रह जाएगा, 100 बेचोगे तो 20 आप ज्यादा बेच दोगे। लेकिन आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या जा सकते हो, 80 के लिए। नहीं समझा? वही पैंट का एग्जांपल अच्छा हो गया ना, मेरा वेस्ट साइज 37 है तो मैं टेलर के पास जाके 37 ही बनवा सकता हूं। वहां पे या तो 36 से चलाना पड़ेगा काम या 38 से। कैसा लगा? श्योर? बढ़ जाओ। और फिर एक ऑप्शंस होते हैं, ये ना सारी बातें मैं अभी समझाऊंगा ना तो खिचड़ी सी बन जाएगी, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर से बोलता हूं, पॉपुलर कितने डेरिवेटिव्स होते हैं? 4। एक फॉरवर्ड, ये क्या होता है? टेलर मेड। 2 फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये क्या होता है? रेडीमेड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स है, ठीक। फिर स्वैप्स होता है, स्वैप्स तो अलग से बताऊंगा, अभी कुछ इसका जिक्र भी नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा पैकअप कर दें। डेरिवेटिव्स हैव ए वैल्यूएबल पर्पस इन प्रोवाइडिंग मींस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो डेरिवेटिव से आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। बाय यूजिंग डेरिवेटिव, कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स कैन ट्रांसफर एनी अनडिजायर्ड रिस्क फॉर ए प्राइस। आपको एग्जांपल नहीं देता गोल्ड वाला कि दुबई से मैंने गोल्ड खरीदा है, पिछले वीडियो में दिया ना एग्जांपल, अभी पीछे एग्जांपल। तो हम अपना रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स आप चाहो तो सट्टे के लिए यूज कर सकते हो, डेरिवेटिव्स आप चाहो तो हेजिंग के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर?